हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट को लेकर एक बड़ा जजमेंट पास किया है और इस जजमेंट को यूनियन गवर्नमेंट के लिए एक बिग सेटबैक के रूप में भी देखा जा रहा है। तो इसीलिए ये टॉपिक आजकल काफी कंट्रोवर्शियल है और साथ के साथ हॉट डिबेटेबल टॉपिक भी है। तो इसलिए भी इस टॉपिक को डिस्कस करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के लिए एक हाई लेवल कमिटी होनी चाहिए जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए और ये कमिटी रिकमेंड करेगी द नेम्स ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स जिसको फाइनली अप्रूव किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस जजमेंट को और इसकी कंट्रोवर्सी को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम ब्रीफली बात करेंगे अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो हम सभी लोग जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी होती है टू कंडक्ट द फ्री एंड फेयर इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो जिम्मेदारी है वो है पूरे भारत में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा चुनाव करवाने की। तो इस लिहाज से ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट बॉडी हो जाती है। तो अब अगर हम बात करते हैं अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो प्रेजेंटली इलेक्शन कमीशन में 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं जिसमें से एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। तो इन तीनों की अपॉइंटमेंट की जाती है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब अपॉइंटमेंट करता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट करने का या कोई भी डिसीजन लेने का मतलब है कि ये उसकी सोल विश के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यानी कि ये सिर्फ प्रेसिडेंट की मर्जी नहीं होती, इसके पीछे जो पूरी चॉइस होती है या पूरी मर्जी होती है वो होती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की या कह सकते हैं यूनियन कैबिनेट की, क्योंकि प्रेसिडेंट कोई भी डिसीजन विदाउट द एडवाइस एंड रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट या फिर प्राइम मिनिस्टर नहीं लेता है। यानी कि वो अपने से कोई डिसीजन नहीं लेता है। तो अब अगर हम बात करते हैं इन तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स की, तो प्रेजेंटली जैसे मैंने बताया कि अभी 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, लेकिन शुरुआत से ऐसी व्यवस्था नहीं थी। यानी कि 1950 में संविधान के आने के बाद से 1989 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक सोल बॉडी हुआ करती थी। यानी कि इसमें सिर्फ एक ही पर्सन हुआ करता था, यानी कि एक ही इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था। उसके बाद 16 अक्टूबर 1989 के बाद इसमें 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को और बढ़ाया गया, यानी कि ये 3 मेंबर बॉडी हो गई। अब अगर हम बात करते हैं इनके अपॉइंटमेंट्स की, तो इनके अपॉइंटमेंट को लेकर आर्टिकल 324 के क्लाउज 2 में व्यवस्था दी गई है जिसमें कि कहा गया है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे ये डिसाइड किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट और इनको अपॉइंट भी किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच विल बी सब्जेक्ट ऑफ लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। यानी कि इसके संबंध में पार्लियामेंट लॉ पास कर सकती है। तो यहां से ही पूरी कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है, क्योंकि 2015 में जो इस केस के पैटिशनर हैं अनूप बर्नवाल, उन्होंने एक पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में और इसी बेसिस पर किया कि जो इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि सब्जेक्ट टू द लॉज पास बाय द पार्लियामेंट, क्योंकि इस टॉपिक पर आजादी के 65 साल बाद भी है, सॉरी आजादी नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इनेक्टमेंट के 65 साल बाद भी कोई लॉ नहीं था, बल्कि अभी तक 70 साल निकल जाने के बाद भी अभी तक इस सब्जेक्ट के लिए कोई लॉ नहीं था। तो पिटिशनर का इसमें यही कहना था कि ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट बॉडी है जिसका फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस बॉडी के अपॉइंटमेंट के लिए अभी तक कोई लेजिस्लेशन नहीं है, यानी कि ये पूरी तरह से स्वीट विल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या रूलिंग पार्टी पर ही डिपेंड करता है। यानी कि रूलिंग पार्टी जिसको चाहेगी उसको इलेक्शन कमिश्नर बनवा सकती है। तो इस व्यवस्था के खिलाफ ही यहां पर पिटिशनर ने एक पीआईएल फाइल की थी और इसी बेसिस पर इसको सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया था। तो 2015 में ये पीआईएल फाइल होने के बाद 3 साल तक ऑलमोस्ट हियरिंग करने के बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए रेफर कर दिया। यानी कि 5 जजेस बेंच को इस बेंच ने रेफर कर दिया, क्योंकि इसमें आर्टिकल 324 क्लाउज 2 को डिस्कस किया जाना था और इसका इंटरप्रिटेशन किया जाना जरूरी था। तो इस केस को डिसाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, यानी कि 1945 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उस असेंबली के जितने लेक्चर्स थे, जितने डिस्कशंस थे,
उनको कंसीडर किया और उनको कंसीडर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि जो हमारे फोर फादर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, यानी कि जिन्होंने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में इतनी मेहनत की थी, तो उनका ये विजन था कि देश में डेमोक्रेसी को प्रिवेल करने के लिए, यानी कि डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की व्यवस्था की गई थी इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि इसको पार्लियामेंट के किसी लॉ के भरोसे नहीं छोड़ा गया था, इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया था। तो इसी को दिमाग में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पास किया और सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि आजादी के 70 साल बाद भी इलेक्शन कमिश्नर्स जैसी सिग्निफिकेंट पोस्ट के लिए अभी तक कोई लॉ नहीं है, यानी कि वहां पर एक कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम है जिसको फिल किया जाना जरूरी है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा कि वहां पर यानी कि इन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के लिए एक हाई लेवल की कमेटी होनी चाहिए जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए। तो यहां से ही शुरुआत होती है अब कंट्रोवर्सी की, क्योंकि अब यहां जो कंट्रोवर्सी हो रही है, सबसे पहले जो ऑपोजिशन के लोग हैं, यानी कि एक बड़ा तबका देश में ऐसा भी है जो इस जजमेंट को वेलकम कर रहा है और इसको प्रेज कर रहा है, यानी कि इसकी तारीफ कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक तबका वो भी है जो इस जजमेंट को हाईली क्रिटिसाइज कर रहा है। क्रिटिसिज्म के पीछे जो उनका लॉजिक है और उनका रीजन है, उनका कहना है सबसे पहले तो इसको वो एक ओवरस्टेपिंग बाय द जुडिशरी देख रहे हैं। उनका कहना है कि ये एक तरीके से ओवरस्टेपिंग किया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई लॉ नहीं भी था, यानी कि वहां एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम भी था, तब भी सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी ये थी कि उनको इसके लिए एक डायरेक्शन पास करना चाहिए था टू द यूनियन गवर्नमेंट कि इसको लेकर कोई लॉ लाया जाए, जैसा कि फॉर एग्जांपल ट्रिपल तलाक के केस में किया गया था। ट्रिपल तलाक के केस में क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन उसके लिए कोई पीनल प्रोविजन इनेक्ट नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि लॉ बनाना हमारा काम नहीं है, ये जो ट्रिपल तलाक की व्यवस्था है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हमने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अब इसके बाद कैसे इसको पनिश किया जाएगा, क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए फॉर द पनिशमेंट, और कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा उन वुमेन को जिनके साथ इस तरह का जो भी ज्यादती होती है, तो इसके लिए लॉ मेकिंग का काम है पार्लियामेंट का। तो उन्होंने डायरेक्शन किया था कि इस सब्जेक्ट पर जल्द से जल्द पार्लियामेंट एक लॉ पास करे। तो लोगों का कहना है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम था भी इवन, तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी कि इसके लिए वो कोई डायरेक्शन पास करते टू द पार्लियामेंट या टू द यूनियन गवर्नमेंट, एक विद इन टाइम लिमिट इसके लिए कोई लॉ लाने के लिए। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है, हालांकि कोई डिबेट नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो इस जजमेंट में कोट किया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस नतीजे पर पहुंचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं रूलिंग्स का सहारा लिया जिसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को पावर है नेशनल एससी कमीशन के अपॉइंटमेंट के लिए और बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के अपॉइंटमेंट के लिए जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को पावर है, सेम उसी मैनर में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी उस पावर को यूज किया है। और जैसे कि इन दोनों ही केसेस में जब कोई लॉ पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया गया तो उसके बाद वहां कोई जजमेंट की जरूरत नहीं रह जाती, सेम इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस हाई लेवल कमेटी को रिकमेंड किया है, हाई लेवल कमेटी के लिए कहा है, और साथ के साथ इसमें एक लाइन और जोड़ी है कि दिस कमेटी शुड बी द सब्जेक्ट ऑफ लॉज पास बाय द पार्लियामेंट। यानी कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि उन्होंने कोई एक स्ट्रिक्ट सेंस में कमेटी रिकमेंड नहीं की है, बल्कि यहां यह कहा है कि जब तक पार्लियामेंट इसके लिए कोई लॉ पास नहीं कर देता तब तक अपॉइंटमेंट्स के लिए यह कमेटी की जिम्मेदारी होगी, और जैसे ही पार्लियामेंट इस सब्जेक्ट पर कोई भी लॉ ले आता है तो इस कमेटी की और इस जजमेंट की वहां पर रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ वह जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस जजमेंट को, उनका कहना यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ये ओवरस्टेपिंग इसलिए भी किया है क्योंकि यहां पर इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के लिए जिस तरह से सीजीआई को इसमें जोड़ा गया कि इस कमेटी में सीजीआई को भी होना चाहिए, तो इसको लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। लोगों का कहना यह है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना यह है कि इसके लिए इस कमेटी में सीजीआई को रखने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि सीजीआई का यह काम नहीं है कि वो इस तरह की कमिटीज में अपने रिकमेंडेशंस को भेजे।
सीजीआई का काम सिर्फ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स या जुडिशरी से रिलेटेड वर्क के लिए ही होना चाहिए, इसके बियॉन्ड जाकर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए भी ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके से इन्फ्रिंजमेंट या ओवरटेकिंग, या फिर हम कह सकते हैं कि एक तरीके से एंक्रोचमेंट इन पार्लियामेंट्री सिस्टम के रूप में भी इस जजमेंट को देखा जा रहा है। तो इस जजमेंट के बारे में आप लोगों की क्या राय है, प्लीज इसको कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।